Hi everyone, good Hello, morning. good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Swapnil, Sushant, Monica, Rohit, Ajay, प्रकाश, विवेकानंद, वेद, सब लोग हैं. गुड, वेरी गुड. चलो, तो आज फिर से हम क्लासिफिकेशन टास्क देखेंगे. उससे पहले कुछ क्वेश्चंस, राइट, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम. कोई बताएगा व्हाट आर द डिफरेंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इन क्लासिफिकेशन टास्क? Precision, recall, accuracy, F1 score. वेरी गुड. और आरओसी, एओसी, Area under the curves. Sorry, वो भूल गया था. ईओपीआरसी और भी काफी सारे हैं, राइट, हमिंग लॉस वगैरह. आप वो एक्स्ट्रा पढ़ लेना. और वैसे भी इतने सफिशिएंट है जितने हमने कवर किया है. बाकी जैसे क्लासिफिकेशन का टास्क आता है उसके हिसाब से हम वो अलग अलग मैट्रिक्स इंप्लीमेंट करते हैं. जैसे कि अगर मल्टी लेबल टास्क आ गया है, मान के चलो. मैं आपको दिखाता हूँ. जान दो. अब तो मल्टी लेबल में होता क्या है, तो क्विजिन का एग्जांपल मैंने दिया था पिछली बार, वही एग्जांपल लेते हैं. मान के चलो कि रेस्टोरेंट का नाम, और वहाँ पे क्विजिन कौन कौन से मिलती है. तो एक इंडियन मिलता है, दूसरा अमेरिकन मिलता है, तीसरा सुशी मिलता है, और चौथा एक मिलता है चाइनीज. अब हमारे मॉडल ने उनमें से दो प्रेडिक्ट किए, एक इंडियन किया, दूसरा चाइनीज किया. अब तो यहाँ पे आप बताओ कि एक्यूरेसी कितनी आएगी. 50%. 50% आएगी, क्योंकि चार में से उन्होंने चार में से दो क्विजिन आइडेंटिफाई किया, तो 50% ही एक्यूरेट है वो. इसका मतलब ये है क्या 50% इनकरेक्ट है डिसीजन, मॉडल का डिसीजन हमारे? नहीं, जो भी दिया है उसने आंसर वो करेक्ट ही दिया है, इनकरेक्ट आंसर दिया ही नहीं. तो जब मैं बोलूंगा किसी को कि एक्यूरेसी मेरे मॉडल की 50% है, तो हो सकता है कि उसको लगे बाकी इनकरेक्ट प्रेडिक्शन है, राइट. तो इसलिए हम यहाँ पे और एक इवैल्यूएशन टेक्निक्स ऐड कर देते हैं, हमिंग लॉस. हमिंग लॉस माने इनकरेक्ट प्रेडिक्शन. इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस कितने हैं? ऊपर वाले एग्जांपल में 0 है, तो हमिंग लॉस हमारा 0 है. तो इस कॉम्बिनेशन में हम किसी को रिजल्ट बताते हैं, वी गॉट दिस मच एक्यूरेसी अलोंग विथ दिस मच हमिंग लॉस, क्योंकि वो क्लियर पिक्चर नहीं देता एक इवैल्यूएशन टेक्निक. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जब आएंगे, तब आपको ये डिसाइड उस वक्त करना है कि कौन सा हमें इवैल्यूएशन टेक्निक्स यूज करने हैं. यहाँ पे काफी कुछ है, अगर आप देखोगे ऑनलाइन. Confusion matrix, precision, recall, F1 score, ROC, AOC, log loss,
ये तो हमने देखे हैं, जितने कॉमनली अवेलेबल है वो सारे हमने देखे हैं। 24 इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और बाइनरी क्लासिफिकेशन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक हो गया, फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है, फॉल्स निगेटिव रेट ये भी हमने देखा है, ट्रू निगेटिव रेट, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एनपीवी, उसका क्या फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला अलग अलग है, ट्रू निगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉलो करता है या फिर फिट होता है। जनरली तो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही यूज करते हैं। फॉल्स डिस्कवरी रेट एफडीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट, एफ बीटा स्कोर, देखो सिर्फ फॉर्मूला चेंज है, प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्रिसीजन प्लस रिकॉल। F2 स्कोर भी है, कोपन कप्पा मैट्रिक। अब आप बोलोगे इतने सारे करने की जरूरत है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस आप जब रियल टाइम प्रैक्टिस, रियल टाइम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो उस वक्त डिसाइड कर लेना आप एक बार देख के कि कौन सा बेटर बेटर है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। अगर आप फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं, अगर मुझे उतना समय नहीं मिला या फिर मैं समय नहीं देना चाहता हूँ, नहीं वैसे तो देना चाहिए, राइट, टाइम तो देना चाहिए, बट और अगर यही आप इम्प्लीमेंट करते हो जितने पढ़े हैं तो वो भी सफिशिएंट है वैसे। यहाँ पे जैसे हमने देखा हाँ सर, इंटरव्यू में ऐसे स्पेसिफिक चीजें भी पूछी जाती है क्या? इंटरव्यू में ऐसा स्पेसिफिक कुछ पूछा जाता है कि लाइक नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बताओ ऐसे? नहीं, ये वाले क्वेश्चन नहीं नहीं। आएगा, जितने मैंने सिखाया आपको उतना ही आएगा, तो उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके। डिफरेंस, प्रिसीजन, रिकॉल, कौन सी इवैल्यूएशन टेक्निक्स यूज किए, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं, वही सब जो जो भी मैंने मतलब बताया है आप क्लास के दौरान, उतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ। ये तो आपके लिए है कि आ, आप जब इम्प्लीमेंट करते हो या फिर कुछ अलग सीखना चाहते हो, ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि इतने सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हो इसमें से। लिफ्ट कर्व, ताकि ऐसे ही वो इंट्यूटिव लगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया। तो आप ये दोनों कॉम्बिनेशन में क्यों यूज कर रहे हो, तो उसका कारण रीजन भी मैंने दे दिया है। तो इसको बोलते हैं कवरेज। कवरेज ज्यादा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कवरेज वर्सेस एक्यूरेसी का। कवरेज वर्सेस एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या होता है? कवरेज यानी कि मेरा मॉडल ज्यादा से ज्यादा प्रिडिक्ट कर पा रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड्स के ऊपर। मतलब क्या यहाँ पे, और एक उसने क्विजिन डाल दिया पिज्जा बोल के, अब यहाँ पे कवरेज ज्यादा हो गया, कवरेज ज्यादा हो गया, अब मेरा मॉडल और मतलब और ज्यादा क्विजिन्स क्लासीफाई कर पा रहा है, बट वो रॉन्ग क्लासीफाई कर रहा है। तो कवरेज बढ़ रहा है तो एक्यूरेसी कम हो रही है, तो ऐसा होता है। कवरेज बढ़ता है बट एक्यूरेसी फिर एक समय के बाद ऐसे गिरने लगती है। तो ये स्वीट स्पॉट ढूंढ के निकालना है हमें, जहाँ पे कवरेज भी ज्यादा है, एक्यूरेसी भी ज्यादा है। हम्म, इसको बोलेंगे हम कवरेज वर्सेस एक्यूरेसी ट्रेड ऑफ। असाइन तो कर रहा है बट वो गलत कर रहा है अब।
तो यहाँ पे अब हमिंग लॉस बढ़ेगा। यहाँ पे 0 था, अब हो सकता है 1%, 2%, 4%, 5%, 10% ऐसा बढ़ जाए। और मान के चलो कि 80% मेरी एक्यूरेसी है और 0% हमिंग लॉस है, तो बीच में जो जितने भी रिकॉर्ड्स है, हो सकता है कुछ रिकॉर्ड्स के ऊपर स्कोरिंग ना हो, स्कोरिंग मतलब प्रेडिक्शंस ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी को बोलेंगे हम कवरेज। कवरेज कम है, एक तो उसने गलत असाइन कर, सॉरी, कवरेज कम है मतलब उसने असाइन ही नहीं किया, या फिर कम असाइन किए। ये दोनों केस हो सकते हैं। एक तो ये 2 असाइन हुए हैं, कम असाइन हुए, या फिर असाइन ही नहीं हुआ कुछ भी, तो उसको लेस कवरेज बोलेंगे हम। और हाई कवरेज किसको बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा असाइन किए, वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस असाइन किए हैं, उसको बोलेंगे हम ज्यादा कवरेज। सर एक क्वेश्चन है, हम्म हम जैसे यस और नो प्रेडिक्ट के लिए ये यूज किया, लेकिन यहाँ पर मॉडल को हम बोल रहे हैं ना इतने तुम प्रेडिक्ट करके दो हमें, तब भी ये कम कर प्रेडिक्ट करके देता है ये क्लास में, ऐसा होता है क्या? हाँ, क्योंकि मतलब यहाँ पे टोकन्स होते हैं, राइट। अब टोकन्स उसको समझ में नहीं आया या फिर कुछ, तो ये प्रिडिक्शन ही नहीं देता, ब्लैंक देता है वैल्यू। उसके पास अगर वो टोकन्स अवेलेबल नहीं है तो प्रिडिक्ट ही नहीं करता हमारा मॉडल। मतलब नल वैल्यू दे देता है ब्लैंक के जगह। हम्म नल नल वैल्यूज या फिर ब्लैंक, वो वाई का वैल्यू कॉलम ब्लैंक छोड़ता है वो। यस सर, गॉट इट। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन टास्क में कभी ब्लैंक वैल्यूज नहीं आती हमारे। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां पे एक ही सिंगल लेबल अवेलेबल होता है, बट यहाँ पे मल्टीपल लेबल्स है, तो मल्टीपल लेबल्स के दौरान ये चैलेंज आता है। मल्टी लेवल के लिए पर्टिकुलर है ये टास्क बराबर। सिंगल लेबल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं आता। सिंगल लेबल मतलब सिंगल वाई वेरिएबल, बट यहाँ पे वाई मल्टीपल्स है। अब 1, 2, 3, 4, बहुत सारे वाई वेरिएबल्स है। चलो, तो आज का एजेंडा मैं बताता हूँ आपको। हम फिर से एक बार क्लासिफिकेशन टास्क, सिंपल क्लासिफिकेशन टास्क देखेंगे। आपको कल मैंने एक होमवर्क बताया था, वो कंप्लीट किया है किसने? अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा मैं आपको आज बता दूंगा वो। उसका डेटा सेट मिला है, लेकिन जो किया था क्वेश्चन सर, हम्म? मैंने किया था। किया है? हाँ बताइए कहीं। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी वही ने? डेटा मिला है, लेकिन जो क्वेश्चन 1 2 3 है उसको देखना पड़ेगा, उस मुझसे नहीं हो पाया। नहीं नहीं नहीं, देखना। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। हाँ क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन वाला, ऑस्ट्रेलियन डेटा सेट, ऑस्ट्रेलियन वो वेदर डेटा सेट के ऊपर मैंने कुछ फंक्शंस बनाने के लिए कहा था, राइट? वो वाला पूछ रहा हूँ मैं। जनरल अप्रोच आधा हुआ है, फंक्शन नहीं बन पाए सर, वो भी रहेगा सर। अच्छा ये रह गया सर, मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला मैंने नहीं देख पाया। अच्छा, तो कौन सा कंप्लीट किया है अजय? तो आपने दूसरा वाला पे में किया था, हमने लीनियर रिग्रेशन का और किया, क्वार्टाइल हाउसिंग का। निकालना था, क्वार्टाइल निकालना स्टैटिक्स वाला, तो आपने कहा अच्छा, था स्टैटिस्टिक्स वाला डेटा किया मॉडल। है आपने? हाँ हाँ आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए स्टैटिस्टिक्स में? हाँ सर। वो तीसरा वाला उसका आंसर मुझे थोड़ा सा ही वैसा लग रहा है, लेकिन मतलब सही है। अच्छा अच्छा, तीसरा वाला तो सिंपल है वैसे, अगर नहीं भी आ रहा है हाँ आपको, पर पहला वाला थोड़ा सा हम्म, ट्रिकी था। आपने किया है तो मैं एक बार चेक कर लूंगा। हम्म, हम्म। वो वाला। एक उसमें था जो MRI उसका जो दिखा रहा था, चलो वो आपने कहा था उस साइज का हिसाब से दिखाना है। इसका ऑस्ट्रेलिया साइज वाला के, मैं आज करूंगा। तो तो तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या था? एक बार बता दो मुझे। एक मिनट देख के बताता हूँ। ठीक है, कोई नहीं। चलो, तो आज का एजेंडा क्या है? ये एक तो आपको मैं फंक्शंस क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है? अब फंक्शंस क्यों लगते हैं, तो मैं केड्रो का एक, कौन से भी ऑर्केस्ट्रेशन टूल में जब आप प्रोडक्शन रेडी कोड लिखते हो, तो उसके लिए आपको फंक्शंस बनाने पड़ते हैं।
ये सर मैंने तीसरा किया था, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है, मतलब सही है गड़बड़, मतलब मैं वो नहीं कर पाया इसका। हाँ, मैं निकाला है कि सही है गलत है। ठीक है, मैं रिव्यू करता हूँ। आप नोटबुक आपके गिटअप पे अपलोड करो, मैं क्लास होने के बाद हम रिव्यू करेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलो, तो यहाँ पे देखो, इस टाइप फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ये मैं नेक्स्ट सेशन में या फिर एक एक्स्ट्रा सेशन लेके मैं आपको ये सब कुछ बता दूंगा जल्दी ही, ताकि आप सारे प्रोजेक्ट्स वन बाय वन केड्रो में इंटीग्रेट कर सके, और उसके बाद मशीन लर्निंग कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे देखो, सोर्स फोल्डर में हमारे स्पेस फ्लाइट्स है, प्रोजेक्ट का नाम है। फिर से यहाँ पे पाइपलाइंस है, तो 2 पाइपलाइंस है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा साइंस। अब डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन दिखाता हूँ मैं आपको। एक नोड्स डॉट पी वाई, पाइपलाइन डॉट पी वाई फाइल होती है। नोड्स मतलब फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। देखो यहाँ पे सारे फंक्शंस है, पार्स परसेंटेज, प्री प्रोसेस कंपनीज क्या क्या कर रही है यहाँ पे प्री प्रोसेस में, प्री प्रोसेस शटल्स, मतलब ये 2-3 CSV फाइल्स है। और फिर यहाँ पे मॉडल इनपुट टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, 2 CSV ज्वाइन करके, लेफ्ट ऑन राइट ऑन आईडी, लेफ्ट ऑन कंपनी आईडी। यहाँ पे आपको एक मॉडल इनपुट टेबल मिलेगा जो कि फाइनल टेबल होगा। और यहाँ पे ये पाइपलाइन में आपको ये दिखेगा कि कैसे कैसे नोड्स हमने अरेंज किए, इसके बाद ये रन होना है, इसके बाद ये रन करना है, इसके बाद ये रन करना है। यहाँ पे हमने लिख दिया। और फाइनल भी एक होता है यहाँ पे, मैं आपको वो तो बाद में बताता हूँ। पाइपलाइन रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्री में आप डिक्लेयर करते हो कि पाइपलाइन कैसे रन होनी चाहिए। तो रजिस्टर में आपने 2 पाइपलाइन क्रिएट की, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा साइंस, और तीसरी होती है इन्फरेंस पाइपलाइन, जो कि हमेशा रन होती रहती है रियल लाइफ में। ये तो वन टाइम है डेटा प्रोसेसिंग मान के चलो, फिर से आ जाएगा इन्फरेंस में, सेम डेटा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी आपको। बट डेटा साइंस एक ही बार रन होगी जब आप ट्रेनिंग दोगे, उसके बाद तो कभी नहीं रन होगी ये। फिर से जब कभी आपको रीट्रेनिंग देने की जरूरत पड़े तभी हम इसको रन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये सारे लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन सी पाइपलाइन अभी रन करनी है पाइपलाइन रजिस्ट्री में। तो इसके लिए अब ये दिखाने का हेतु क्या है कि आपको ये ऐसे फंक्शंस क्रिएट करने हैं और आपने अभी तक नहीं किए, राइट। तो ये कंसर्न है मेरे लिए कि आपने ये अभी तक क्यों नहीं किए ऐसे फंक्शंस क्रिएट, जबकि मैंने एक्सप्लिसिटली आपको 3 दिन पहले असाइनमेंट दी थी ऐसे फंक्शंस क्रिएट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन वेदर डेटा सेट के ऊपर। तो क्योंकि आपने वो नहीं किए हैं, हम फिर से मैं फिर से थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम वो फंक्शंस, राइट, ताकि आप इस जुपिटर नोटबुक में वैलिडेट कर सको सब चीजें। बाय द वे क्यों नहीं किया, मैंने दिया था आपको। जनरल लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है, फंक्शन का पता नहीं जनरल चला लॉजिक इसमें। नहीं, जनरल लॉजिक तो ऑलरेडी है वहां पे। आज कर दूंगा सर, आज हो जाएगा। ठीक है, बट बाकी लोग जनरल लॉजिक माने इस टाइप लॉजिक, ये तो ऑलरेडी है वहां पे। चल सर, मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा, ऑफिस में थोड़ा ज्यादा बिजी हो थोड़ा सा गया। जल्दी करो, क्योंकि देखो अब इतना लेट करोगे तो अपना क्लास हो जाएगा और आपको फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा, राइट, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीजों की। वो सर एक्चुअल में मेरा ऑफिस इतना मतलब बिजी हो गया, शेड्यूल अच्छा, काम ज्यादा चल रहा था। हाँ, नहीं मैं समझ सकता हूँ एक्चुअली, बट दूसरा कोई पर्याय है नहीं। मुझे अगर बोलोगे कि क्या ऑप्शन क्या है, फिर ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास दूसरा। वो तो सही है आपकी। हाँ, और जो कर सकते हैं बाकी लोग, उन्होंने क्यों नहीं किया? रोहित,
क्या प्रॉब्लम क्या थी? सर ये ऑफिस का काम थोड़ा सा ज्यादा था सर, 5-6 दिन से। रात को 10-10 बज रहे थे लॉग ऑफ करने के लिए। अच्छा अच्छा। सर वो आपने जो केड्रो का भी दिखाया था उसको इन जनरल रेफरेंस लेके कर सकता हूँ मैं फंक्शन, मतलब क्लीनिंग के लिए फंक्शन, सॉर्टिंग IQR के लिए वगैरह। हाँ, वहाँ पे देखो या फिर हमने देखा भी है राइट वो पाइथन में। अब मैं आपको बता देता हूँ अभी, एक सेकंड सिर्फ रुको, क्योंकि मैंने भी इसको ऑलरेडी नहीं किया है तो आपके सामने ही करूँगा मैं इस नोटबुक को कन्वर्ट इनटू फंक्शंस। अब मान के चलो कि मेरी फाइनल नोटबुक, फाइनल main.ipynb नोटबुक तैयार हो गई है मेरी, राइट, जो कि आप फाइनल प्रोजेक्ट नोटबुक करते हो क्रिएट और उसको पुश करते हो गिटहब पे। तो ये नोटबुक है मेरी मेरे पास। तो अब प्रोडक्शन रेडी कोड इस नोटबुक से हमें एक प्रोडक्शन रेडी कोड लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो ये नोटबुक समझ लेते हैं 1-2 मिनट में, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि जो अभी आगे से पढ़ाऊंगा मैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट है हमारा एल्गोरिदम, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स हम देखेंगे। उसमें इम्प्लीमेंटेशन सेम है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, सिर्फ ये लाइन चेंज होगी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जगह रैंडम फॉरेस्ट आ जाएगा, XGBoost आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। हाँ, इंटरव्यू के क्वेश्चन सारे चेंज हो सकते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन वाइज कुछ नहीं चेंज होगा। इसलिए आपको सब कुछ रिवाइज करना है, पिछले 5-6 लेक्चर में जितना भी हमने कवर किया है। चलो, ये हो गया एंड टू एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे अजम्पशंस चेक नहीं किए, बट हमें रियल लाइफ में करने पड़ते हो अजम्पशन चेक और वो सब चीज़ें। अब यहाँ पे देखो क्रॉप CSV डेटा सेट है हमारे पास। वहाँ पे NPK फर्टिलाइजर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, pH, रेनफॉल, लेबल, उसका लेबल क्या है। फिर ये सारे इनपुट से लेबल आउटपुट है हमारा। ये Y वेरिएबल है और ये X वेरिएबल्स है। अब देखोगे कि सारे वेरिएबल्स ऑलरेडी इंटीजर फॉर्मेट में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्ट टाइप है इसका। शेप कितना है, 2200 सिर्फ। डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स नहीं है, नल रिकॉर्ड्स भी नहीं है, डेटा प्रोसेसिंग करने की उतनी ज़रूरत है नहीं। डेटा डिस्क्राइब, डेटा यूनिक वैल्यूज कितनी है यहाँ पे वो भी देखो। यहाँ पे लेबल्स में 22 लेबल्स है हमारे पास, राइस, मेज, चिकपिया, किडनी बीन्स वगैरह। यहाँ पे 22 लेबल्स है और ये लेबल्स हमें प्रिडिक्ट करने हैं। और लेबल्स भी आप देखोगे कि सारे लेबल्स 100 है, मतलब ये बैलेंस डेटा सेट है। अब बैलेंसिंग के ऊपर मैं आ जाऊंगा शायद अगले लेक्चर में या कल के लेक्चर में कि बैलेंस डेटा सेट होता क्या है। वैसे मैंने हेड्सअप दिया है आपको कि बैलेंस वर्सेस इम्बैलेंस डेटा सेट क्या होते हैं, कोई बताएगा? बैलेंस मतलब यस भी 50% और वाई भी 50%, और इम्बैलेंस मतलब 90% यस और 10% नो। राइट, वेरी गुड। मैंने ये आपको बताया था इम्बैलेंस डेटा सेट क्या होते हैं। इम्बैलेंस डेटा सेट में लेबल का बैलेंसिंग नहीं होता है। लेबल में इम्बैलेंस डेटा सेट में मान के चलो कि हमारे पास डायबिटिक वर्सेस नॉन डायबिटिक है, तो डायबिटिक के रिकॉर्ड ज़्यादा है। जब आप वैल्यू काउंट्स लेबल के ऊपर करते हो तो ये डायबिटिक के ज़्यादा है, नॉन डायबिटिक के कम है, बहुत कम है। तो इसको इम्बैलेंस डेटा सेट बोलेंगे हम। ये बैलेंस नहीं है, दोनों के रिकॉर्ड सेम नहीं है। तो इस केस में कभी कभी क्या होता है कि जो अगर हम एक्यूरेसी एज ए इवेल्युएशन टेक्निक यूज करते हैं तो
रिजल्ट, इसका रिजल्ट अच्छा आता है बट एक्चुअल में होता नहीं है उसका रिजल्ट अच्छा, क्योंकि ये इम्बैलेंस्ड है डेटा सेट। कभी कभी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन में हमें काफी ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ये नॉन फ्रॉड वाला डेटा है, ये फ्रॉड वाला मान के चलो डेटा है। अब फ्रॉड वाला डेटा काफी कम होता है यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉड हर किसी के साथ नहीं होता, तो इसलिए फ्रॉड वाला डेटा कम है, नॉन फ्रॉड वाला ज्यादा है। अगर यहाँ पे आप हमारा मॉडल आंख बंद करके भी आंसर देगा कि सारे नॉन फ्रॉड रिकॉर्ड्स है, तो हो सकता है कि उसकी एक्यूरेसी 95% आ जाए, क्योंकि ये 95% डेटा था और ये सिर्फ 5% डेटा था, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मॉडल अच्छा बना है, तो इसलिए ये इसको हम बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे करोगे, अलग अलग वेज है इसमें बैलेंसिंग करने के लिए। पहला वे है कि हम इसको इस डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हटाओ और इतना ही रख दो ताकि ये और ये मैच हो जाए, या फिर इसी को कॉपी पेस्ट करते जाओ, तो इतना बनाओ, इस डेटा को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करो और यहाँ लेके आओ, इसके रिकॉर्ड्स बढ़ाओ। पहले 5 थे, इसके 95 थे, तो इसके भी 95 कर दो। और दूसरा क्या हो सकता है, कॉपी पेस्ट करने की जगह आप माइनॉरिटी डेटा रीजन में सिंथेटिक डेटा पॉइंट्स क्रिएट करो। अब ये मान के चलो कि माइनॉरिटी डेटा रीजन है हमारा, ये वाला रीजन है ये, और यहाँ पे ये 95 वाला रीजन है, तो यहाँ पे तो काफ़ी डेंसिटी होगी, काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स होंगे इस रीजन में, बट यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो हम इस बीच में कहीं पे और 2-3 डेटा पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं जितने ज़रूरी है इसको बैलेंस करने के लिए। इसको बोलते हैं हम स्मूथ टेक्निक, वो आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आपको 2 लेक्चर में, ये सब चीज़ें हम डिटेल में लेंगे। बट फिर उसके लिए हमें प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है अलग से, बट यहाँ पे वो प्री प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लेबल के ऊपर मैंने वैल्यू काउंट्स डाला तो सारे लेबल्स का जो सारे यूनिक वैल्यूज या फिर जो रिकॉर्ड्स है वो सेम है। सारे लेबल्स के जो रिकॉर्ड्स है, जैसे राइस के रिकॉर्ड्स कितने हैं, 100 है, मेज के रिकॉर्ड्स 100 है, जूट के रिकॉर्ड्स 100 है, कॉटन के रिकॉर्ड्स 100 है, तो ये वेल बैलेंस्ड डेटा सेट है ऑलरेडी, हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता कि कॉफी का रिकॉर्ड 1 ही आता सिर्फ, तो फिर दिक्कत होती, तो फिर उसके लिए अलग अलग वेज है, आगे जाके हम देखेंगे वो भी। कभी कभी एक ही आता है रिकॉर्ड, तो उसको फिर ट्रेनिंग में डाले, टेस्टिंग में डाले, अगर गलती से वो टेस्टिंग में चला गया तो ट्रेनिंग तो दी नहीं कॉफी के ऊपर हमने, तो फिर उसके लिए अलग अलग वेज है, हम ट्रेनिंग डेटा कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। स्ट्रैटिफाइड इक्वल्स टू ट्रू करेंगे, क्या करेंगे वो आगे जाके थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा देख लेंगे, पढ़ लेंगे वो चीज़ें। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जो एक्सरसाइज जब जब मैं दे रहा हूँ उसी वक्त वो होनी चाहिए, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें फिर याद रहे, या फिर उसके ऊपर काम करने के लिए उतना वो लॉजिक डेवलप हो सके आपका। सर एक पूछना था एक्चुअली, see there are so many labels, right? Suppose some label doesn't have any record or very less record, so can we not drop that records? Some labels have no Suppose record, so very less record, like कभी आपने बोला ना कॉफी 1-2 ही है, तो we should drop it or we should again no, drop it. We should keep those records in training for training purpose. okay. एक है, 2 है, 4 है, जो भी जितने भी है उस फिर सारे आपको ट्रेनिंग में डालने पड़ते हैं, और उसके ऊपर फिर क्रॉस वैलिडेशन लगाना पड़ता है आपको। ये भी सीखना है हमें कि ट्रेनिंग का डेटा अगर ऐसा है तो फिर क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, ताकि फिर ट्रेनिंग टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम सीधा क्रॉस वैलिडेशन के ऊपर जाएंगे। अगर ऐसा कम डेटा है तो क्रॉस वैलिडेशन करके वो हमेशा क्या करेगा, फिर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में एक फोल्ड ऐसा रखेगा कि वो एज अ वैलिडेशन डेटा सेट काम करेगा। मान के चलो कि हमने ये देखा है, राइट, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अब यहाँ पे ये एक डेटा सेट है, ये पूरा डेटा सेट ले लिया हमने, ट्रेनिंग टेस्टिंग कुछ नहीं अलग किया, पूरा डेटा एज अ ट्रेनिंग ले लिया।
और इसी के अंदर फिर अलग अलग हमने के फोल्ड कर दिए क्रॉस वैलिडेशन। तो हो सकता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो ये वाला डेटा पहले टेस्टिंग के लिए लेता है वो, सेकंड इटरेशन में ये वाला डेटा लेता है वो टेस्टिंग के लिए, फिर थर्ड इटरेशन में इधर वाला लेता है वो टेस्टिंग के लिए, बाकी सारे के ऊपर ट्रेनिंग होती है। तो इसलिए हम इंटरनली वो वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ हमारा रिजल्ट इतना इतना ऐसा ऐसा है, और इवेंचुअली हम सारे डेटा सेट के ऊपर उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर टेस्टिंग का डेटा कम है या फिर ऐसा इक्वल बैलेंस्ड आउट नहीं है, बैलेंस्ड डेटा सेट नहीं है, तो हम इस टाइप टेक्निक भी ऐड उसमें यूज करेंगे, जिसको हम क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं। इसको क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। वो भी हम देख लेंगे आगे जाके। चलो ये अब यहाँ से एक बार डेटा देख लिया, एक बार लेबल भी चेक किया कि ये बैलेंस डेटा सेट है। अब यहाँ पे ईडीए में उन्होंने क्रॉप समरी ली है। एक पिवट टेबल तैयार करके कि एप्पल के लिए के कितना है, एन की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू, ये एग्रीगेट फंक्शन मीन निकाला है सिर्फ इन्होंने। तो मीन वैल्यू कैसे कैसे वेरी होती है एप्पल के लिए, देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हाई है, कुछ वैल्यूज बनाना के लिए कम है। तो इसके ऊपर हम एक मॉडल जब तैयार करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लर्न करेगा ये सारी चीज़ें कि इसको कितना टेम्परेचर लगता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ब्लैक किसको लगता है। उस हिसाब से ये सारे प्रेडिक्टर्स है, ये प्रेडिक्ट करेंगे कि क्रॉप कौन सा हो सकता है। मैंगो के लिए टेम्परेचर देखो ज़्यादा है, पपाया के लिए भी टेम्परेचर देखो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। रेनफॉल कितना लगता है, एप्पल के लिए बहुत ज़्यादा लगता है, और यहाँ पे जूट के लिए बहुत ज़्यादा लगता है रेनफॉल, पपाया के लिए ज़्यादा लगता है, राइस के लिए सबसे ज़्यादा लगता है, देखो यहाँ पे। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स है, जो भी सारे सारे प्रेडिक्टर्स लगभग स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स है। इसके बेसिस के ऊपर हम ये लेबल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेबल एप्पल है कि बनाना है, ब्लैक ग्राम है, तो हमने ये यहाँ पे पीडीए करना शुरू किया है। कितने कॉलम्स है, इसका प्लॉट बॉक्स प्लॉट निकालना, एनपीके का, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, रेनफॉल के अलग अलग देखो, थोड़े से आउटलायर्स है यहाँ पे। यहाँ पे हम एनपी डॉट वेयर क्लॉज लिख के ये पता लगा रहे हैं कि 220 से ज़्यादा रेनफॉल के कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास, जहाँ पे 220 से ज़्यादा रेनफॉल हुई है वो कितने रिकॉर्ड्स है। ये कम वाले होंगे, ये यहाँ पे कोड थोड़ा सा आप चेक कर लो। फिर यहाँ पे परसेंटाइल Q1 Q3, फिर IQR रेंज निकालना, और अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्रिएट करके आउटलायर्स हटाना। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रिंट डेटा ऑफ रेनफॉल ग्रेटर देन अपर बाउंड और लोअर बाउंड, और उसको फिर आप निकाल सकते हो आउटलायर्स। इस कॉलम में जो भी आउटलायर्स है, हर एक कॉलम में अपर बाउंड और लोअर बाउंड लिमिट निकालो हर एक कॉलम की, और फिर एक इसी को एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करो कि अगर अपर बाउंड से ज़्यादा है और लोअर बाउंड से कम है इसमें नंबर्स, तो उनको हटा दो, डिलीट करो। तो हमें ये डेटा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फिर से अगर आप बॉक्स प्लॉट डालोगे तो ये डेटा पॉइंट्स अब हट जाएंगे वहां से। ये सब कुछ प्री प्रोसेसिंग में है, अगर आप करना चाहते हो, यहाँ पे नहीं किया है इसने, बट
हमारे साइड से हमें वो करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1% आउटलायर्स निकालने पड़ेंगे, पॉजिटिव साइड के और निगेटिव साइड के। और यहाँ पे लेबल वर्सेस, देखो नाइट्रोजन वाला जो भी है यहाँ पे ये ग्राफ निकाला है, वो सारा ईडीए का पार्ट है, ये भी ईडीए है। अब हम ईडीए में फिर से नहीं जाएंगे क्योंकि आपको ये पता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ईडीए आपको बेहतर लग रहा है इस नोटबुक में? यस सर। सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा ईडीए है, राइट? तो रियल लाइफ में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सामने वाले को लगता है कि अरे हाँ, इसने मेहनत की है। हम वैसे वैसे भी इधर उधर का ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आंसर्स, बट फिर हम बेटर क्या बना सकते हैं? तो बेटर आप विजुअलाइजेशन ऐसा कर सकते हैं, राइट? क्रॉस वैलिडेशन, वो सारी चीज़ें करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अजम्पशंस चेक कर सकते हो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में। यहाँ पे कमेंट्स ऐड नहीं किया आपने, आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो एनपीके रेशियो फॉर राइस, कॉटन, जूट, मेज, लेंटिल के लिए क्या होता है एनपीके रेशियो? ये फर्टिलाइजर्स का कॉम्बिनेशन कैसे डालना पड़ता है हमें। कॉटन के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लगता है, राइट? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश जो भी है एनपीके, इनकी इनका प्रोपोर्शन है। हर सिर्फ यहाँ पे 5 क्रॉप्स के लिए किया है, आप सारे क्रॉप्स के लिए कर सकते हो, जितने भी यहाँ पे 22 शायद लेबल्स है, राइट? हमारे पास तो उनका करो। जैसे यहाँ पे किया है, अब फ्रूट्स का अलग किया है उन्होंने, देखो यहाँ पे एनपीके फ्रूट्स कौन कौन से, पपाया, कोकोनट, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, यहाँ पे अलग अलग हमें वैल्यूज मिली है। और ये स्कैटर प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट टेम्परेचर वर्सेस ह्यूमिडिटी का। अब स्कैटर प्लॉट भी देखो कितना अच्छा बनाया है कि हर एक डेटा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि ये इट बिलोंग्स टू विच क्लास। देखो यहाँ पे राइस, मेज, लेंटिल, कॉटन, जूट, ये कौन से क्लास से क्लास को बिलोंग करता है। अब हम जो स्कैटर प्लॉट डालते हैं तो आपको पता है वो काफ़ी स्टैटिक होता है और बोरिंग सा होता है, तो आप कुछ इस टाइप कोड लिख सकते हो, राइट? थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए उसको रियल लाइफ में। हाँ, हमारा स्टैटिक वाला तो समझ नहीं आता, हमें खुद ही हाँ, कोड समझना पड़ता है बहुत। ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव कर सकते हो आप आपके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन सब लोग वही देंगे, बट अगर ये नोटबुक देखोगे और दूसरा नोटबुक किसी और का देखोगे तो ये नोटबुक आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी। आपको आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा भी एज आपको लगता है कि मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा फिर एज? वो भी वही इम्प्लीमेंट करेगा जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो भी वही इम्प्लीमेंट करेगा जहाँ से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो चीज़ें। फिर आप अलग क्या दोगे वहाँ पे? बेटर विजुअलाइजेशन। हाँ, बेटर विजुअलाइजेशन, बेटर रिजल्ट्स, कमेंट्स ऐड करना, मॉडल के assumption चेक करना, मॉडल को वैलिडेट करना, राइट? उसके बाद के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लगाना उसके ऊपर, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक सॉल्यूशन बनता है एंड टू एंड, वो हमें देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन बिटवीन रेनफॉल, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फॉर ऑल दोज लेबल्स। तो यहाँ पे एप्पल के लिए देखो, रेनफॉल सबसे ज़्यादा लगता है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा लगती है इसको, और टेम्परेचर कम लगता है। इनकी वैल्यूज़ देखो यहाँ पे, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे लग रहा है? शायद मैंगो पे लग रहा है, यहाँ पे पपाया पे एक है, देखो यहाँ पे
बाकी पपाया सबसे rainfall- ज्यादा है। हाँ, पपाया सबसे ज्यादा है। और रेनफॉल सबसे ज्यादा किसको लगता है, किस क्रॉप को लगता है? राइस है, राइस। 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 या राइस। ये कितना इंट्यूटिव लग रहे हैं ग्राफ्स, राइट? अब इसके ऊपर काफी मेहनत करनी पड़ती है अगर ऐसा कुछ करना है आपको भी। तो पहले तो ये सोचना पड़ता है कि ग्राफ कैसे कैसे निकाले हम। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन आप आईवीज में करो, और नेटवर्क एक्स वगैरह एडवांस लाइब्रेरीज है, वो सारी लाइब्रेरी एडवांस लाइब्रेरीज भी हमने देख ली है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो, देखो थोड़ा सा ये इंट्यूटिव और अच्छा लगता है देखने के लिए भी। और आप देखो यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हो तो वो वैल्यू भी बता रहा है। ये डायनेमिक ग्राफ्स है। यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल ईडीए किया है इन्होंने, देखो कोरिलेशन प्लॉट निकाला है। यहाँ पे वही चीज़ विजुअलाइज की है। तो आप देखोगे कि सारे वेरिएबल्स यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, पी में और के में। देखो 0.74 है मल्टीकोलिनियरिटी, राइट? सर। पी में और के में। इसको, इसमें से एक को आप ड्रॉप कर सकते हो अगर करना है तो, बट रिजल्ट देख के पहले तो देखो रिजल्ट क्या मिलता है, कैसे मिलता है, उसके बाद एक ड्रॉप करो और फिर से चेक करो। बट जनरली मैं ये यूज नहीं करता। हम क्या यूज करते हैं? वेब का इम्प्लीमेंटेशन है हाँ। आपने? हाँ, वेब। हाँ राइट, VIF वैल्यूज, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। VIF वैल्यूज डाल के हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा, किसमें मल्टीकोलिनियरिटी हाई है। हालांकि यहाँ से भी पता चल जाएगा आपको कि किसमें हाई है किसमें लो है। उसके बाद फिर ये सारा ईडीए करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद, प्रोसेसिंग खैर कुछ खास की नहीं है यहाँ पे, बट आप चाहे तो जितना हमने डिस्कस किया है उतनी प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्स और वाई डेटा की स्प्लिटिंग इनटू ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा। और उसके बाद आता है आपका ये क्लासिफायर। यहाँ पे ये लाइट GBM यूज किया है इन्होंने। सर एक पूछना था, हम ये क्लासिफिकेशन टास्क में भी हम वेब यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, यूज कर ऐसा सकते। कुछ नहीं कि नहीं लीनियर रिग्रेशन के लिए चाहिए? नहीं नहीं, आप यहाँ पे भी सेम वैलिडेशन वाला जो भी है, assumption चेक वाला, वो सेम टेक्निक्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके सर। यहाँ पे एल्गोरिदम चेंज होंगे सर, एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन वाले होंगे। जैसे ये लाइट GBM जो है वो क्लासिफायर यूज किया है। ये रिग्रेसर भी आता है क्योंकि ये कार्ट एल्गोरिदम है। ये क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन टास्क हैंडल कर सकता है। बट उसका क्लासिफायर वर्जन आपको कॉल करना पड़ता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन टास्क के लिए, इतना सिर्फ याद रखो। सर इसमें एक जैसे क्वेश्चन है कि हम मतलब ये कैसे पता करें कि हमें ये वाला मॉडल यूज करना है? ये वाला मॉडल एक्चुअली जैसे मैंने जैसे पिछली बार भी बताया था कि ये एक्सपीरियंस से आता है। पहले तो हमें सारे मॉडल्स एज ए बेसलाइन मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं। फिर ऐसा एक मॉडल होगा कि जिसके ऊपर आपको अच्छी एक्यूरेसी मिली है उसमें से, तो फिर उसी को हम ट्यून करेंगे। ट्यून कैसे करेंगे? इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हमने ऐड नहीं किया अभी तक, बट यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम ट्वीक करते हैं, ट्यून करते हैं। जैसे रेडियो के नॉब्स ट्यून करते हैं, वैसे ही यहाँ पे पैरामीटर्स ट्यून करते हैं और उसी को फाइनल मॉडल बनाते हैं। बट पहला स्टेप ये होता है कि सारे वैनिला मॉडल्स, बेसलाइन मॉडल्स को आप इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद कोई एक दो अच्छा एक्यूरेसी देगा, आप उसको फिर फाइन ट्यून करते जाओ, या फिर ये पैरामीटर ट्यून, हाइपर पैरामीटर जो भी ट्यूनिंग होती है वो करके उसको फाइनलाइज करते हैं हम। तो ये जनरली अप्रोच रहता है रियल टाइम में। ऊपर आ गया सभी, क्या क्या बना सकते हैं हम मैच डेट देखो ट्यून यार, करने के? ट्यून करने के लिए हम इतने सारे वेरिएबल या इतने सारे पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। हम धीरे धीरे देखेंगे वो चीजें। अच्छा, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा मैं, हाँ जब ज्यादा करेंगे। और
जनरली आप देखो, मुझे अगर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में पहले मैं रैंडम फॉरेस्ट इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि रैंडम फॉरेस्ट अच्छी एक्यूरेसी देता है। ये कब पता चलता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस से पता चलता है। जब जब आप काफी सारे डेटा सेट्स के ऊपर मॉडलिंग करते हो, अलग अलग मॉडल ट्राई करते हो, तो आपको एक पता लगता है कि अरे ये मॉडल बेहतर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एज कंपेयर टू मान के चलो एक्जी बूस्ट कभी कभी ओवरफिट होता है, अच्छा रिजल्ट देता है बट स्लाइटली ओवरफिट होता है वो। ट्रेनिंग के लिए एक्यूरेसी काफी अच्छा देगा, वो 100% देगा। टेस्टिंग की एक्यूरेसी फिर थोड़ा सा कम देगा, वो 98 97 ऐसा देगा। तो थोड़ा सा ओवरफिट होता है वो मॉडल, बाकी वो मॉडल भी अच्छा है। बट ये वाली चीजें पता लगती है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे डेटा सेट लेके। बट हाँ, रियल टाइम में तो सारे मॉडल्स कंपेयर करने पड़ेंगे आपको, जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स है वो फिट करके। उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे प्रिडिक्शन ऑन एक्स टेस्ट। इसके बाद एक्यूरेसी हम यूज कर रहे हैं एज एवेल्युएशन टेक्निक, तो 98% एक्यूरेसी आई है यहाँ पे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी देखो, मतलब चलो इंटरप्रेट करो इसको, एटलीस्ट ये बताओ कि स्कोर कैसा है, अच्छा है बुरा है। अच्छा है, डायगोनली तो सही है, और बाकी वैल्यू 0 0 है। बाकी वैल्यू 0 0 है, मतलब मिस क्लासिफिकेशन कम हुआ है, कम राइट। हुआ है, हाँ। गुड। अब हर एक क्लास के लिए कितना कैसे उसने प्रिडिक्ट किया है, हर क्लास के लिए एप्पल का काफी अच्छा प्रिडिक्ट किया है उसने, 100% स्कोर आया है एप्पल के लिए, बनाना के लिए। पर ब्लैकग्राम के लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है हमारा मॉडल, 97 97। बाकी देखो वो इतना अच्छे तरह से वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि उसकी एक्यूरेसी वो 100% है टेस्टिंग के ऊपर। तो रियल लाइफ में ट्रेनिंग के ऊपर भी देखोगे आप, टेस्टिंग के ऊपर भी देखोगे, और अंडर फिटिंग है ओवर फिटिंग है वो कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासिफायर और एक मॉडल यूज किया, मोर और लेस एक्यूरेसी सिमिलर है। अब यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज किया, उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐड किए, एन एस्टिमेटर्स। अब आगे जाके हम सारे एल्गोरिदम्स देखेंगे, ठीक है, आज के स्कोप से वो बाहर है। अगर आपको ये नया लग रहा है तो ये कंप्लीटली फाइन, राइट, ये नया ही है आपके लिए। हम आज सिर्फ लॉजिस्टिक ही रिग्रेशन के ऊपर करेंगे सारे फंक्शंस क्रिएट। बाकी तो आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ मैं कि सिर्फ देखो यहाँ पे नाम अलग है, बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो सेम ही है। तो आपको अगले 15-20 दिन कुछ नया नहीं इम्प्लीमेंट करना, नया सीखना है, सिर्फ थ्योरी सीखनी है नई। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना होना ही चाहिए, विदाउट एक्सक्यूज। सर एक आई जस्ट वांटेड टू आस्क, अभी ये जो कोड लिखा है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का, ये कोड इतना ही होता है ना? हाँ, इतना ही होता है, दैट्स इट। देखो एंड देन वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट क्लासिफायर आरएफ प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट मींस ये टेस्टिंग का डेटा सेट पे ये प्रिडिक्ट कर रहा है अभी, बराबर? तो टेस्टिंग दिस इज ट्रेनिंग, दिस इज टेस्टिंग, राइट? हम्म ओके, तो ये दो ही कोड लिखने होते हैं मतलब जनरली मशीन लर्निंग में? हाँ हाँ, ये दो ही कोड होते हैं। ये कॉलिंग करो, डॉट फिट और डॉट प्रेडिक्ट, ये दो कोड। एक तो कॉलिंग के लिए है, और डॉट फिट ट्रेनिंग के लिए है, डॉट प्रेडिक्ट प्रेडिक्शन के लिए है, दैट्स इट। तीन ही कोड है मेन, बाकी तो इवैल्यूएशन टेक्निक और वो सब चीजें हैं। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब इतना ही है जो भी है, यही यही लॉजिक, सिमिलर लॉजिक आप अगले 20-25 दिन के लिए देखोगे। सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग अलग होगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, इसकी इंटरनल वर्किंग अलग अलग होगी, बट इम्प्लीमेंटेशन तो सेम ही है। इसलिए सारे लेक्चर्स अगर कवर नहीं किए हैं पिछले लेक्चर्स, तो कवर करो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। और जितना मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट उतना इम्प्लीमेंट करो। मैं कम से कम आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ इस बैच को, तो एटलीस्ट मुझे उतना तो आप, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप करो वो चीज़ें।
देखो यहाँ पे फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंप्लीमेंट किया है उन्होंने, जितना हमने पढ़ा है अभी तक। कोई कोड चेंज हो रहा है नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्लास चेंज हो रहा है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम आ गई, 94% ही आ गई। बाकी मॉडल्स के ऊपर देखो 98 99 ऐसी एक्यूरेसी है। चलो अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, राइट। क्या है वो? फंक्शंस क्रिएट करना। फंक्शंस आप कैसे क्रिएट करोगे और कैसे वैलिडेट करोगे सारी चीजें। चलो हम न्यू नोटबुक लेते हैं। न्यू नोटबुक में हम डेटा अपलोड करते हैं लोकली। मैं ड्राइव के ऊपर नहीं अपलोड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेटा अपलोड कर रहा हूँ ये। क्योंकि जब तक रन टाइम रहेगा, रन टाइम के दौरान ही मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। रन एक बार ये नोटबुक का रन टाइम फिर से मुझे रिस्टार्ट करना पड़ा तो ये डेटा भी चला जाएगा। पहले तो लाइब्रेरी, सारी काम की लाइब्रेरीज पहले इंपोर्ट करके रखो, फिर दूसरे कहीं सेल में वो लाइब्रेरी दिखनी नहीं चाहिए। तो सारी लाइब्रेरीज उठा के ये फर्स्ट सेल में आप डाल दो उसको। फिर डेटा है, ठीक है। फिर ढेर टेल कुछ नहीं लिखते हम, राइट। इज नल, ये वाला चीज कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ पे भी ड्रॉप समरी, क्योंकि ये ईडीए है, ईडीए प्रोडक्शन में नहीं डालेंगे हम। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड ये एक्चुअली डेटा प्रोसेसिंग में डालना चाहिए, बट यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे नहीं डाला है। डेटा प्रोसेसिंग में वो डालना चाहिए था उन्होंने, बट ठीक है, मैं ऐसा ये वाला कोड उठाता हूँ यहाँ से, डेटा प्रोसेसिंग वाला। डेटा डुप्लीकेट वाला एक था। नहीं, वहां पे भी नहीं है। ड्रॉप की है उन्होंने वैल्यू, लेकिन थोड़ी कम ही है, ज्यादा नहीं है वैल्यू। यहाँ पे कुछ डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं हम, तो वो देख रहा हूँ मैं एक बार। डेटा प्रोसेसिंग के कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि हमें प्री प्रोसेस डेटा मिले। यहाँ पे पूरा डेटा ही क्लीन है। ठीक है, चलो चैट जीपीटी से पूछ लेंगे हम, जो डेटा हमें क्लीन करके दे दो। चलो
Q1 माइनस Q3 ये निकाला हमने, लोअर बाउंड अपर बाउंड निकाला हमने, राइट। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पूरे डीएफ के ऊपर ही लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया है, एक कॉलम की जगह डीएफ ऑफ वैल्यूज, डीएफ ऑफ, अच्छा ये कॉलम के ऊपर ही लगाया है, डीएफ ऑफ वैल्यूज, और नॉन आउटलायर्स निकाला है फिर उसने। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसको एक इसकी डेटा प्रोसेसिंग करनी है। बाकी डेटा क्लीन है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटलायर्स है, थोड़े से आउटलायर्स हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। हर एक कॉलम के जो आउटलायर्स है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा, डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट हेड करके एक बार सारे कॉलम्स देखूंगा। तो अगर सारे कॉलम्स का निकालना है तो सारे कॉलम्स के निकालो, या फिर एक कॉलम के निकालने हैं किसी एक कॉलम के तो एक कॉलम के निकालो। यहाँ पे पहले तो हम एक कॉलम के निकालेंगे, n डेटा अपर बाउंड लोअर बाउंड में कुछ फर्क आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे डेटा वैल्यूज अपर बाउंड, वैल्यूज की जगह हम n डाल रहे हैं यहाँ पर, और वैल्यूज की जगह पे यहाँ पे n। n डाल रहे हैं। तो अब ये कोड देखो क्या बोल रहा है ये कोड। तो एक तो IQR रेंज Q1 निकालो, Q3 निकालो, IQR रेंज निकालो। अपर बाउंड का एक फार्मूला होता है, लोअर बाउंड का एक फार्मूला होता है। तो ये फेंस भी बोलेंगे हम इसको कभी कभी, मतलब लोअर फेंस अपर फेंस बोलो, या फिर लोअर बाउंड अपर बाउंड बोलो। ये निकालने के बाद हम ये बता रहे हैं कि अगर लोअर बाउंड से कम नंबर है तो हटाओ, और अपर बाउंड से ज्यादा है तो हटाओ। तो इसका मतलब ये आउटलायर्स हटाओ। बॉक्स प्लॉट की जगह पे यूज करें ना हम, हाँ, जैसे बॉक्स प्लॉट जैसे ही यूज करें। बॉक्स, हाँ भैया बॉक्स प्लॉट ही है, बट बॉक्स प्लॉट सिर्फ हमें दिखाता है कि आउटलायर्स कितने हैं। अब हम रिमूव कर रहे हैं इस स्टेप में आउटलायर्स, सिर्फ देख नहीं रहे। यहाँ पे देखो, बॉक्स फिल्टर प्लॉट कर के रहे लिए हैं। हम लोग प्रोसेस करते हैं ये सब। विजुअलाइजेशन होता है बस केवल। हाँ, सिर्फ विजुअलाइजेशन, आपको पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन किया आउटलायर्स है यहाँ पे। अब उसको ट्रीट करना है आउटलायर्स को, वो अलग बात है। यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं हम, ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पे आउटलायर्स को। आउटलायर्स की ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं हम, आउटलायर्स को हटा रहे हैं ओके अपर और लोअर बाउंड लिमिट डाल के। तो ओके अगर आप बोलोगे कि अपर बाउंड कौन सा है इसका, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट अपर बाउंड लोअर बाउंड, और वैसे ही हम अपर बाउंड को प्रिंट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। प्रिंट अपर बाउंड, यहाँ पे देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये बोलता है कि -73 से नीचे है तो मैं डिलीट कर दूंगा, और 179 के ऊपर है तो भी उसको डिलीट कर दूंगा। सर मुझे एक कंफ्यूजन था, जैसे इसमें हम डेटा रिमूव कर रहे हैं, हम मतलब एन का कर रहे हैं, हो सकता पी का भी वो जो हो सकता उसका मतलब रिलेवेंट डेटा हो, वो भी हो सकता मूव हो जाए, ऐसा कुछ नहीं देखते? अच्छा, उसका रिलेवेंट डेटा है और उसका डिलीट हो जाए। हाँ हो सकता मेरा बहुत मतलब बेनिफिशियल डेटा हो, वो उसका रिमूव हो जाए, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखते? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो रोज है वो तो एक्चुअली इस केस में ये नहीं हुआ है, बट आप जो बोल रहे हो कि हाँ अगर ये पूरा रो ही हटा रहा है तो हाँ ये हटाता है, पूरा रो हटाता है, जो आपका कंसर्न है। और इसीलिए हम उसका जो क्वांटाइल है या फिर जो आउटलायर्स है वो सिर्फ 1% ही निकालते हैं, हार्डली। अच्छा उसको बोलते हैं कि अगर 1% है तो ही 1% से ज्यादा आउटलायर्स मत निकालो, तो एक्सट्रीम आउटलायर्स है तो ही वो निकालेगा, बाकी डेटा लॉस नहीं होगा। बट आपका कंसर्न सही है। सर बट उसको स्पेसिफिक कंडीशन देना पड़ेगा क्या, 1% से निकालना रहेगा? बिकॉज यहाँ पे तो कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो वो सब यहाँ निकाल पे देगा। यहाँ पे वो हमने फॉर्मूला ऐसे लिखा है, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। अब यहाँ पे परसेंटाइल में कभी कभी अब ये फॉर्मूला हमने यूज किया है क्वांटाइल वाला। दिस विल रिमूव
1% आउटलायर्स फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम, राइट। देखो यहाँ पे सर ये 1.5% पे है वहाँ पे। ये फॉर्मूला ही है इसका। अगर 1% आउटलायर्स फॉर्मूला है, हाँ, हाँ। 1.5 इंटू IQR यूज ही करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला है। मिनिमम और आउटर के लिए। अगर मान लो कि 5% निकालना है तो अगर 5% निकालना है तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेंगे वो भी। वो Q1 और Q3 में चेंज होगा सर, बाकी सेम रहता है सर। बाकी सर नीचे भी तो हम लोग देते हैं, जैसे हम जो इसका निकालने के बाद कि हमारा ऐसा इस कंडीशन में हो तो उससे ऊपर निकल जाए। हाँ, ये जो नीचे मैं बोल रहा हूँ यही है, हाँ। इसमें हमें कब मल्टीप्लायर ऐड कर रहा है वो, और 5% बोल रहा है मल्टीप्लायर टू कैप्चर 5% आउटलायर्स। हाँ, मल्टीप्लाई तो लेकिन वो तो वैल्यू तो 1.5 ही हो गया। मल्टीप्लायर 1.5 नहीं, मल्टीप्लायर अगर ये 1.5 है तो 5% सेम ही फॉर्मूला होगा सर। define the lower and upper bound for the non outliers। वो सर ये भी तो करा है, एडजस्ट करना है, इसने एक तरीके आंसर दिया मैं कि मैं उसे- हाँ, ये तो एडजस्ट करना है, बट एग्जैक्टली कितना करना है वो हम एक बार चेक करेंगे। हम्म, 1.5 राइट, कैपिंग अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं, ये आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा हर बार। इसका कोई वे नहीं है कि इसका मल्टीप्लायर इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए। आप उस मल्टीप्लायर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कितना % डेटा हट गया है। ठीक है, वही एक वे है रोहित। सर ये Q1 का जो वैल्यू दिया है वहाँ पे ऊपर, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे देखिए आप। 0.25, क्या ऊपर क्या? जो Q1 का वैल्यू दिया है ना, हाँ Q1 का वैल्यू 0.25 और 0.75, हाँ तो ये तो हम लोग तो मतलब क्वार्टाइल का रेंज डिफाइन करें ना, 25% से लेकर 75% तक। हाँ, ये इतना ही होता है। हाँ, तो उसके हिसाब से हम लोग, उसके हिसाब से जो भी आउटलायर्स है बाकी के, उसमें से हम लोग 1% निकाल रहे हैं या तो 5% निकाल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ, उसके ऊपर अगर नहीं नहीं, इसमें भी IQR और IQR रेंज के बाद एक और एक फॉर्मूला है, राइट। यहाँ पे Q1 माइनस दिस मल्टीप्लायर इनटू IQR, ये फॉर्मूला यूज होके वो आउटलायर निकाल रहा है। वो लगभग आउटलायर यहाँ इस वाले रेंज के होते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो होते हैं लगभग ये वाला होता है वो पोर्शन। ये अपर फेंस और लोअर फेंस कैलकुलेट है। ये अपर फेंस है, ये लोअर फेंस है। और अपर फेंस एक बार कैलकुलेट कर दिया आपने तो आपके आपके ऊपर है कि आप कितना वो डेटा रिमूव करना चाहोगे और इस फेंस को कैसे एडजस्ट करना चाहोगे। ओके, और क्योंकि उसको इनहरेंटली पता नहीं होता कि इससे 5% आउटलायर्स निकलेंगे, क्योंकि डेटा में कितने आउटलायर्स है, कैसा है डेटा, वो हमें को पता है। तो हमें इसलिए इस नंबर के साथ फिर मल्टी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कभी 1.5 देखो करके देखो, स्टैंडर्ड 1.5 है। सारे लोग जो जहाँ पे भी हमने कितने आर्टिकल्स देखे वो सारे 1.5 लेके इम्प्लीमेंट करते हैं। बट आपको कम ज़्यादा करना है तो इस यहाँ पे वो एडजस्ट करो और फिर देखो कि डेटा कितना बचा है। 2 से करो एक बार मल्टीप्लाई, 2.5 से करो, 1 से करो और देखो डेटा कितना कितना आ रहा है उसमें।
ये मैन्युअली है काम सर, बॉक्स प्लॉट को ऑब्जर्व करके हम कौन सी वैल्यू से ऊपर रखना चाहते हैं और कौन से हटाना चाहते हैं, वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे 2 से एक बार देख लेंगे। हाँ, तो भी एक प्लस आ गया ऐसे है, ही यहाँ पे भी सेम आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम करते हैं अब, पॉइंट से करेंगे 1.6 इंटू IQR करेंगे। हाँ, अब लगता है ज्यादा उसने आउटलायर्स निकाले हैं। अब देखो आउटलायर्स थोड़ा सा ज्यादा निकाला उसने, 2164। अब इसको कम करो और रिड्यूस करो, थोड़े से और आउटलायर्स निकलेंगे अब, क्योंकि वो अपर बाउंड लोअर बाउंड की जो फेंसिंग है वो तो ऊपर नीचे कर रहा है। अब देखो यहाँ पे और कम हो गए थोड़े से। स्टैंडर्ड क्या है, 1.5 है, जो हम बॉक्स प्लॉट पे देखते हैं। बॉक्स प्लॉट का इंटरनल जो भी वर्किंग है वो 1.5 के हिसाब से बनाया है उन्होंने। ठीक है, अब क्लियर है रोहित? यस सर। यस सर, यस। अब चलो इसको, अब हर एक कॉलम के लिए एक तो आप फॉर लूप लगाओ या फिर ऐसे इम्प्लीमेंट करो, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज कि इसको अब एज अ फंक्शन कैसे यूज करोगे, फंक्शन में इंटीग्रेट कैसे करोगे यूजर डिफाइंड फंक्शन में। मान के चलो कि यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हुई है और डेटा कुछ रिड्यूस हुआ है, अब तो अब मुझे ये सब एक फंक्शन में डालना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डिफाइन करेंगे सर DEF आउटलायर, या फिर डेटा प्रोसेसिंग से सिर्फ आउटलायर नहीं, इसका यहाँ पे सिर्फ आउटलायर इम्प्लीमेंट हुआ है क्योंकि डेटा क्लीन है। मान के चलो कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है वो आप फिल ना कर रहे हो, और डुप्लीकेट रिकॉर्ड से ड्रॉप डुप्लीकेटेड यूज करके वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ड्रॉप कर रहे हो, राइट? अब मान के चलो Yes. कि ये भी एक कोड आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे एक कोड है इन प्लेस वाला, ये भी मैं लेता हूँ। अब ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है नहीं हमारे पास, बट मैं फिर भी ये कोड इंटीग्रेट करता हूँ, df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। अब df क्या मतलब डॉट क्या है, सर हमारे ये वाला भी कोड लगा दिया, राइट? अब मुझे फंक्शन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, डेटा प्रोसेसिंग। अब इसको इनपुट क्या लगेगा, कोई बताएगा मुझे? आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा सर, डेटा सेट डेटा फ्रेम। डेटा डेटा एक इनपुट है हमारा, मतलब डेटा फ्रेम इनपुट है, ये वाला डेटा इनपुट है। अब इसमें तो कोई डीएफ भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये जेनेरिक फंक्शन है, कुछ भी लिख सकता हूँ, बट मैं जनरली यही प्रेफर करूंगा, ये नाम ही प्रेफर करूंगा क्योंकि ये समझने में आसानी रहे। कॉलम भी रहेगा इसमें, इस कॉलम पे मैं हाँ, जो भी आप प्रोसेसिंग आप कर रहे हो वो सब कुछ रहेगी यहाँ पे। अब कौन कौन सी रहेगी यहाँ पे, एक तो रीड कर रहे हो आप CSV, अगर ऑलरेडी CSV रीड करने की यहाँ पे मान के चलो की जरूरत है नहीं, सिर्फ यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ड्रॉप करने हैं। या फिर उसको भी अगर इम्प्लीमेंट करना है ये रीड CSV को, उसको भी उठा लो। ठीक है, चलो शुरुआत से देख लेते हैं ताकि कोई सेल फिर से रन करने की जरूरत ही ना पड़े। इसको भी इंटीग्रेट किया ड्रॉप सर बट उसको पाथ देना पड़ेगा ना, एवरी टाइम वी हैव टू गिव द पाथ, राइट? रीड CSV को पाथ तो डायनामिक हो जाएगा ना। पाथ कैसे देना पड़ेगा, अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन में सर पाथ यहाँ पे हार्ड कोडिंग पाथ करके वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हार्ड कोडिंग की है, देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम उसको उठा के फिर एक पार्ट डिक्लेयर कर लेंगे एज अ ग्लोबल वेरिएबल। नॉन आउटलायर्स, अब नॉन आउटलायर्स को भी मैं डीएफ करके कॉल करूंगा, ठीक है, डीएफ
अब ये डेटा हो गया, और रिटर्न क्या करेंगे आप बताओ? प्रोसेस डेटा हमें रिटर्न करना है, राइट? डीएफ तो डीएफ रिटर्न करना है, तो यहाँ पे मैं डीएफ रिटर्न करना है। ये कोड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन टाइम को कैंसिल करता हूँ, रिस्टार्ट सेशन करता हूँ, ताकि पहला कुछ कोड काम ना करे, सीधा अब हम यही रन करेंगे, ये वाला। एक बेसिक क्वेश्चन है, आपने जो ऑल डेटा सेलेक्ट करके एक टैब में डेटा को एक लाइन मिला, वो कौन सा शॉर्टकट था पूछना अभी के ऊपर क्या था? तो ये सेलेक्ट करके टैब कर दिया। यूज करो, सेलेक्ट करो और टैब यूज करो। अब यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करो पूरा डेटा और टैब यूज करो, तो आगे पीछे जाएगा। अब अगर मैंने टैब दे दिया, अब यहाँ पे देखो टैब दे रहा हूँ, तो ये आगे जा रहा है पूरा डेटा। अब मैं शिफ्ट टैब दे रहा हूँ, तो ये पीछे जा रहा है सारा डेटा। ओके सर, थैंक यू। सर इसमें डेटा पैरामीटर की जरूरत तो है नहीं, अब जो हमने पहले डेटा अंदर कर लिया। पहले ही डेटा अंदर कर लिया, अब जरूरत नहीं है। अब कोई जरूरत है नहीं, राइट? अब इसको हम निकाल देंगे। अब इसकी डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन को सिर्फ कॉल करेंगे, और डेटा प्रोसेसिंग आर्गुमेंट मिसिंग वन डेटा इक्वल्स टू, इसको बाहर ही लेना पड़ेगा हमें CSV को। ऐसे काम नहीं करेगा, डेटा इज नॉट डिफाइंड आ जाएगा। यहाँ पे हमें इसको बाहर ही लेंगे। नहीं तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अंदर भी तो चल जाता है। हाँ, अंदर भी चलेगा। तो हमने डेटा पास कर रखा है उसे, इसलिए डेटा नॉट डिफाइंड। उसमें डेटा की जगह हमें ये देना पड़ेगा, ये पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं पाथ लिखता हूँ, क्या पास कर देंगे? pd.read CSV को पाथ, यहाँ पे भी हम पाथ लिखेंगे इसका। ये पाथ देना पड़ेगा, राइट? ये पाथ, और ये पाथ को डिक्लेयर कर दें। हाँ, पाथ डिक्लेयर करेंगे ऐसे, ठीक है? जैसे भी करना चाहो, चलो आपकी मर्जी हो, कैसे आप फंक्शन क्रिएट करते हो, कैसे कॉल करते हो उसको। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐसा सोच लूंगा कि चलो यहाँ एटलीस्ट ये फंक्शन बाहर का है, रीड CSV, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में क्या होता है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ये सीधा मेटा डेटा यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, वहीं से उठाता है। तो इसलिए ये रीड CSV वाला जो भी है, प्राइमरी CSV लेना, वो आउटसाइड ही रख दो आप। मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन तो आपको पता चल गया है कि ये मेटा डेटा हम सेव कर रहे हैं, इसलिए इसको एज अ पाथ प्रोवाइड नहीं करते हम कभी भी। हम सिर्फ यहाँ पे पहले तो डेटा यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है? और एक बार डेटा डिफाइन होने के बाद यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली डेटा यूज करेंगे, और इसको हम कमेंट आउट करेंगे। इसका यूज ही नहीं करेंगे हम, ये यूज नहीं होता है, क्योंकि डेटा वहाँ पे डायरेक्टली आता है। मैं आपको उस समय बता दूंगा जब हम ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क बढ़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, डेटा नॉर्मली इंपोर्ट करो आप, जैसे यहाँ पे किया है, रीड CSV यूज करके बाहर इंपोर्ट करो, और एक बार इंपोर्ट करने के बाद सब कुछ फंक्शंस में करो। अब यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया हमने डेटा प्रोसेसिंग वाला, और फाइनल भी आउटपुट DF ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डेटा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी डेटा लिख सकता हूँ। तो आपकी मर्जी हो कैसे आप उसी को मॉडिफाई करोगे, या फिर यहाँ पे एक नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ मैं सिर्फ। अब ये होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, ये प्रिंट को भी हटा दूंगा। प्रिंट कुछ नहीं करते हम प्रोडक्शन में। तो
मतलब प्रिंट कर एक्सपेरिमेंट के लिए आप कर सकते हो कि हाँ ये काम कर रहा है, कहाँ तक काम कर रहा है, क्या नहीं देखने के लिए, बट वैसे भी हम नोटबुक में काम कर रहे हैं तो पता चल ही जाता है, फिर से वैलिडेट करने की जरूरत है नहीं हमें यहाँ पे प्रिंट लिख के इस फंक्शन में। तो ड्रॉप कर रहे हो आइडिया हम, और इसको रन करेंगे और इसको रन करेंगे। अब इसको रन करने के बाद इसको हमने सेव नहीं किया है किसी में कहीं, राइट, ये सिर्फ हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। अब मुझे सेव करना है उस डेटा फ्रेम को, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक डीएफ बनाऊंगा। देखो यहाँ पे डीएफ इक्वल्स टू डेटा प्रोसेसिंग डॉट डेटा, इसका डीएफ बना दिया मैंने। अब डीएफ डॉट हेड करोगे तो वही हेड डीएफ आ जाएगा, राइट। अब ये कर दिया मैंने, डेटा प्रोसेसिंग मान के चलो कि हो गई, अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पे काफी सिंपल है, तो सिंपल एक ही स्टेप था वहां पे। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा लंबा फंक्शन बने, बट वहां पे कुछ खास किया नहीं हमने। तो अब ईडीए तो नहीं करते हम वहां पे प्रोडक्शन में, या फिर इंटीग्रेशन ईडीए का तो नहीं करेंगे, तो ईडीए को हम टच नहीं करेंगे अभी। अब आता है ये वाला एक्स और वाई वाला और ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट वाला कोड, राइट। एक बार ये क्लीन डेटा मिल गया हमें, तो ट्रेनिंग टेस्टिंग वाला तो डिफाइन करो, और डिफ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डीएफ की, डीएफ आप इनपुट होगा ये वाला डीएफ, राइट। ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट मान के चलो कि हमने ऑलरेडी ये कोड है हमारे पास, कोड है तो मैं ये इम्प्लीमेंट करूंगा ऐसे। कोड नहीं है तो बनाओ, कोड है यहाँ पे इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। अब डेटा नहीं है, ये डीएफ है, तो इसी को हम डीएफ को ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनपुट डिक्लेयर किया है हमने, तो यहाँ पे उसी के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे सारी। इसको आइडियली बाहर इंपोर्ट करना चाहिए, तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको, और कहीं बाहर मतलब सबसे ऊपर। ये भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन इम्प्लीमेंट किया है, राइट। एक्स टेस्ट एक्स, ये सब कुछ ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट की है बेसिकली हमने। तो अब मैं यहाँ पे रिटर्न में क्या लिखूंगा, बताओ कोई मुझे। टेस्ट ट्रेन एक्स टेस्ट टेस्ट डेटा वाई एंड ट्रेन ट्रेन वाई डेटा। टेस्ट, रिटर्न क्या करूंगा, ये टेस्ट ट्रेन सारी एक्स रिटर्न सारी करूंगा, चीजें। मुझे सारी चीजें चाहिए। अब यस, यहाँ पे देखो, बस बन गया ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट वाला तो आपका फंक्शन। मैं इसको रन करूंगा और फिर उसके बाद इसको कॉल करूंगा। df drop label is what we are dropping here. ड्रॉप कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम था, लेबल चाहिए। लेवल Column कॉलम था drop कर हमारा। रहे हैं, right? हाँ, First हाँ। column drop कर रहे हैं, right? अच्छा, मैंगो था बस। टारगेट कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं, उसको वाई को असाइन कर रहे हैं। Okay. और यहाँ पे एक असाइन कर रहे हैं लेबल एज अ टारगेट वेरिएबल, एज अ वाई वेरिएबल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल ड्रॉप कर रहे हो, बाकी सारे वेरिएबल्स ले रहे हो एज ए एक्स वेरिएबल्स। तो एक्स और वाई की एक्स और वाई हमें मिल गया, उसके बाद ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा मिल गया। इसके बाद हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे इसको, इसी में एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट। और ये कब मिलेगा, जब आप ये फंक्शन यूज करोगे तब मिलेगा, तब मैं ये यूज करता हूँ। वो 2 लाइन में है, उसको 1 लाइन में करना पड़ेगा सर। ठीक है, एक लाइन में कर देते हैं इसको। साइज टेस्ट साइज ही होती है ना, क्या होता है।
स्प्लिट साइज क्यों आ रहा है ये? टेस्ट साइज होती है ना। इंपोर्ट करना रहेगा। इंपोर्ट तो ऊपर कर दिया। ऊपर हो चुका था। स्किल एंड हाँ वो तो हो गया है ये। ओ हार्ड वैल्यू हार्ड कोडेड तो लिंक हाँ, है। 0.33 हाँ अब यहाँ पे क्या क्या टेस्ट साइज यहाँ पे हार्ड को यहाँ से पास किए, बट यहाँ से भी आप पास करोगे तो होना चाहिए था 0.33 यहाँ पे तो। उस लाइन को नीचे रन करके देखिए, हो जाएगा ऊपर नीचे। नहीं ये लेटेस्ट लाइन है इस, बट हम क्या करेंगे सिर्फ इसी को रन करके देखेंगे पहले तो। चलो तो वो टेस्ट साइज निकालना पड़ेगा उधर से। टेस्ट साइज एंड रैंडम स्टेट है ना, वो निकालना पड़ेगा वहां से, क्योंकि वो वो तो पैरामीटर दे रहे हो उसमें। आर्गुमेंट्स ले रहा है। बट इसको कैसे निकाले? इसको नहीं निकाल सकते हम। नहीं ये तो उधर उसमें से। पैरामीटर है, दे रहे हैं हम हाँ लोग। ये ऊपर वाला कोड ठीक है, 15 नंबर का कोड ठीक है। ये वाला कोड वो डिफॉल्ट वैल्यू लेने दीजिए उसको, और वाई फिर फंक्शन कॉल करके देखिए, वो उसको हटा दीजिए। हाँ पैरामीटर ही हटा दे चलो, वो तो अपने आप ले लेगा। 24 नंबर का yes. कोड डिलीट करना पड़ेगा आपको। कौन सा 24 वो वाला? 24 हाँ 24 नंबर का है ना, वो रेफर कर रहा वो है वैसे ऊपर। भी रन नहीं कर रहे हैं हम। 24 वो वाला नीचे वाला रेफर कर रहा है ऊपर। 15 वाला रेफर नहीं कर रहा है, 24 वाला रेफर कर रहा है। 29 वाला रेफर कर रहा है, ये वाला ही करना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट रन किया गया कोड है ना, राइट? बोल रहा है सर। ठीक है, 1 मिनट हम देख लेंगे यहाँ पे डेटा साइंस पाइपलाइन में nodes.py में स्प्लिट डेटा की स्प्लिटिंग होनी चाहिए। तो एक्सट्रेन एक्सटेस्ट वाई टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज रैंडम स्टेट, हाँ सब तो है। डेटा स्प्लिट डेटा डिफाइन किया है और एक्सट्रेन एक्सटेस्ट वाई टेस्ट लिया है। यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है? वो सेम चीज है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट उसमें डीएफ, तो डीएफ डॉट ड्रॉप एक्स और वाई अलग अलग।
उसके बाद ट्रेन टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सर वो शफल वाला अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट दिखा रहा है। शफल वाले को भी हटा देते हैं फिर। क्या बोल ये रहे सर ऐसा ये ऐसा लग रहा है कि आपको ये पूरे नहीं हम लोग कॉपी पेस्ट करके फिर से डालते हैं केमिकल्स। हैं? हाँ मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, इसको ये बाहर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? इसको एक्चुअली इसको लग रहा था कि ये फंक्शन है और फंक्शन के सारे वैल्यूज उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंदर ही डिक्लेयर करें हम। हाँ डिक्लेयर करें। हाँ तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये डिक्लेयर की, अब डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो टेस्ट साइज 0.33 लिखता हूँ यहाँ पे, फिर भी वो लेगा अब, क्योंकि एसक्यूएल अनट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हमने डिफाइन किया है। ये शायद कोलैब की होगी इंटरनल वर्किंग इनकी, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। इसको बाहर ही हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। बट आप क्यू फ्लो का इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो क्यू फ्लो वाले लोग क्या करते हैं, हर एक फंक्शन का जो जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो वहीं पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन के वेज है। अब कोलैब भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों पता नहीं। वैसे तो उसने सपोर्ट करना चाहिए अगर हमने ये बाहर भी डिक्लेयर किया तो, इम्पोर्ट वाला। बट अगर हम अब ये बाहर भी डिक्लेयर करते हैं, मान के चलो, अब पता नहीं ये होगा नहीं होगा, बट ट्राई कर लेते हैं। इसको लग रहा है कि ये फंक्शन है। अब इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो यूजर डिफाइंड फंक्शन लग रहा है इसको, ये वाला। एक्चुअल सर ऐसा हो रहा है, वो दोनों मेथड हमने सेम लिख रखे हैं इसलिए वो दूसरे लग रहा है। नाम तो सेम ही है इनका। ओह अरे यार, अभी आपने प्रॉब्लम ये है। राइट राइट राइट। सो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ स्प्लिट करके लिखेंगे, ठीक है। हाँ यार, अरे इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। हाँ मेथड तो ध्यान नहीं दिया। गुड 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 अजय, गुड। अरे इसका था वो इशू, राइट। चलो डेटा स्प्लिट नाम लिखते हैं यहाँ। खुद को ही कॉल कर रहा था, मतलब वो हाँ, ये फंक्शन कोड को ही कॉल कर रहा था। हाँ वो खुद ही कन्फ्यूज था बेचारा। रिकर्जन में चला गया। हाँ। अरे इसको कंफ्यूज कर दिया हमने। चलो यहाँ पे अरे ये भी जरूरी है, कभी लैब में आएगा हमारे पास भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हाँ ये तो आनी चाहिए, आनी चाहिए। अरे तो Important प्रॉब्लम है। आनी चाहिए। अब ये कोड भी याद नहीं, यहाँ रहेगा पे भाई, डिस्कस कर लेते लाइफ हैं, टाइम फायदा हो याद जाएगा रहेगा। आगे। हाँ लाइफ टाइम याद रहेगा ये कोड कि ऐसा कुछ हमने किया अब याद रहेगा। था। हाँ। इसी को कॉल नहीं करना है, हमने सेम ही फंक्शन बनाया गलती से। और सर ये कोड भी याद रहेगा कि यहाँ पे पैरामीटर साइज थे, टेस्ट साइज था, यहाँ रैंडम स्टेट था, सफल था। सर अबे उधर ऐसे करके याद डेटा रहता है। अंडरस्कोर स्प्लिट देना पड़ेगा ना वहाँ पे, हाँ हाँ इक्वल टू के बाद। राइट। ये हो गया आपका एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट और सारी चीजें। अब यहाँ पे हमने कॉल भी किया। अब कॉल करने के बाद मैं क्या करूंगा, अगला कोड क्या है, इसको आप फिट करो मॉडल को, ये वाला। अब यहाँ पे क्या दूंगा मैं नाम, डेफ मॉडल ट्रेनिंग ऑफ। मॉडल ट्रेनिंग में क्या करेंगे हम, कितने वेरिएबल्स लेंगे, शायद हम ट्रेनिंग एक ट्रेन लेंगे हम, फिर क्या लेंगे, वाई White ट्रेन। बाय ट्रेन लेंगे। हाँ वेरी गुड, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन लेंगे। या फिर सब लेना है तो सब ले लो, एक ही फंक्शन बनाओ उसका। अभी के लिए मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा चीजें। सब लेना है तो ये देखो, यहाँ पे सब ले लिया, यहाँ पे एज ए इनपुट। और यहाँ पे
यहाँ पे मॉडल फिटिंग कर रहे हैं हम, मॉडल फिटिंग, मॉडल का प्रेडिक्शन, और मॉडल का आउटपुट, मॉडल का सॉरी प्रेडिक्शन और ये इवैल्यूएशन उसका। रिटर्न क्या करो, एक्यूरेसी दे दो हमें। अच्छा, मॉडल भी हम रिटर्न करते हैं। हम क्योंकि केड्रो में अगर आपने ये मॉडल यहाँ पे मॉडल लिख दिया तो मॉडल की पिकल फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है जहाँ पे भी हमने पाथ दिया है। तो अभी के लिए वो हम सिर्फ एक्यूरेसी ही देखेंगे, इंटरनली मॉडल को एडजस्ट करेंगे, उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं अभी के लिए मॉडल ट्रेनिंग। इसको देखो कॉल भी कर रहे हैं हम, तब जाके वाई परेड इज नॉट डिफाइंड, क्यों? वाइब्रेड का कॉल वाइब्रेट तो उससे वो कैलकुलेट निकालेंगे, नहीं किया हमने सर, हमें कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करना सर पड़ेगा, एक्सटेंस से। पार्ट रहेगा। अच्छा, वाई परेड का यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया हमने। अभी कैलकुलेट नहीं किया। देखो एक्यूरेसी कितनी आई, प्रिंट लास्ट में क्या किया, प्रिंट आपने रिटर्न में क्या बोला उसको, एक्यूरेसी प्रिंट करो, एक्यूरेसी तो 98। ने हाँ प्रिंट कर दी। अब इसके अलावा ये हम मॉडल को भी, ये जो मॉडल है उसको भी आउटपुट एज अ हम आउटपुट में डाल सकते हैं यहाँ पे कि हमें क्या करो मॉडल भी दे दो। इसने मॉडल भी आउटपुट दे दिया है, मॉडल का क्लास भी। अब जहाँ पे भी ये लगता है मॉडल, अब फर्दर इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो भी आपको चाहिए यहाँ या इसके बाद, मॉडल तो आउटपुट दे दिया है उसने, तो आप क्या करो एक्यूरेसी को मॉडल करो और ये मॉडल ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप के लिए आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी। अब मैं क्या करूँगा, एक्यूरेसी को मॉडल यूज करके यहाँ इसको रन कर दूंगा इस दो वेरिएबल में। ये मॉडल हम देखो यहाँ पे ये लाइट जीवीएम मॉडल मैंने एज आउटपुट में ले लिया है। अभी इस मॉडल को फिर से मैं डायरेक्टली प्रेडिक्ट करके भी उससे आंसर्स ले सकता हूँ जहाँ जहाँ पे भी आपको यूज करना है उसको, राइट, एज एक्सट्रेन के ऊपर ही करना है, कर दो। मेरे पास वैसे भी मॉडल बना है, देखो यहाँ पे आ गए सारे रिजल्ट्स, राइट। और यहाँ पे कर दो ये वाई परेड ट्रेन के ऊपर है ये प्रेडिक्शन, राइट। तो इसको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और ये सब स्क्रिप्ट हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस में इंटीग्रेट की। उसके साथ सिर्फ एक्सपेरिमेंट करो, प्ले करो, देखो कि आपका वैलिडेट करना सीखो, और बस इतना ही काम आपको ऑस्ट्रेलियन वेदर डेटा सेट के ऊपर करना है। ऑस्ट्रेलियन वेदर डेटा सेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है उसका, उसके लिए काफ़ी प्रोसेसिंग है, राइट, सब कुछ है। सॉर्ट आउट करो वो चीज़ें और इम्प्लीमेंट करो। सर एक इनकोडिंग का डाउट है मेरा, लेबल इनकोडिंग यूज करो या और नॉट इनकोडिंग यूज करो, दोनों में से कौन सा कार्डिनल जवाब कम है? है,
तो वन हॉट करो, कार्डिनलिटी ज्यादा है तो लेबल कर दो यूज। ओके सर। चलो, होप कि ये समझ में आया है सबको आज कि कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं हम। यस सर। यस सर। चलो, तो आप आज के आज ही ऑस्ट्रेलियन वेदर डेटा सेट के ऊपर काम करो ताकि हम वही डेटा सेट केड्रो में इंटीग्रेट कर सके। यहाँ पे इंटीग्रेट, ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट होते हैं ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज मैनेजर दिया है उन्होंने। कैड्रो में कहाँ पे मिले, कैसे मिलेगा वो? नहीं, केड्रो का कुछ नहीं करना है अभी के लिए आपको। अच्छा, मतलब मुझे डिफरेंट फंक्शन बनाने हैं उसके, हैं जो काम कर रहा है। सिर्फ हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के रखने हैं आपको आज, बाकी मैं बता दूंगा आपको। और अगर यहाँ पे देखोगे तो पोएट्री फ्रेमवर्क उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है एज अ पैकेज मैनेजर। मतलब सब कुछ इनके पास ऑलरेडी है, और सिर्फ पिप इंस्टॉल या फिर केड्रो इनिट करके ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट भी होता है। हमें कुछ क्रिएट ऐसे फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ हमारा कोड इसमें इंटीग्रेट करना है। और उनके कुछ कमांड्स है, जैसे केड्रो रन हो गया तो ये क्या करेगा, केड्रो रन पूरी पाइपलाइन रन करेगा। जो भी हमने यहाँ पे लिखा है पाइपलाइन रजिस्ट्री में, जो भी लॉजिक लिखा है वो सारी पाइपलाइंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। मतलब एक पाइपलाइन बना रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं कर रहे। और ये पाइपलाइन बनाने के लिए अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है हमें। ये भी हम मैन्युअली क्रिएट नहीं करते, कुछ नहीं, बस हमारा कोड यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। और नोटबुक्स में हमारी नोटबुक जो फाइनल होती है main.py और ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस वाली नोटबुक, यहाँ पे वो सिर्फ 2 नोटबुक होंगी। या फिर अलग अलग नोटबुक बनाओ, वैसे भी स्क्रैप है सब कुछ। नोटबुक्स का वैसे कुछ खास उपयोग है नहीं, मतलब खास यूटिलिटी है नहीं, तो आप इसको ये ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क इसको एज अ स्क्रैप कंसिडर करता है। बस ये आपके आपके काम के लिए है। तो नोटबुक्स यहाँ पे सब कुछ इस रेपो में होना चाहिए, इसलिए काफी स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है ये भी। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन टॉर्सर्व का है। तीसरा क्यूफ्लो पाइपलाइंस क्यूफ्लो का है, प्रीफेक्ट है। काफी सारे ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स है अवेलेबल मार्केट में। कोई भी एक भी अगर आपको आ गया तो सब सारे आ जाएंगे। वैसे तो कुछ खास होता नहीं है इसमें, 1 दिन 2 दिन में सीखता है आदमी ये वाला चीज। बस आपको ये समझनी है, मैं जब देता हूँ कुछ काम तो वो वही कंप्लीट करना है आपको, ताकि आप थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स चीज के ऊपर ध्यान दे सके। देखो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, 1 सेकंड। ठीक है, ये आपकी साइड से एक बार देख लो ओपन होता है क्या। वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे केड्रो वाला चीज, ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। बट उससे पहले मुझे ये चाहिए आप सभी से। चलो, ये आज के लिए एक्सरसाइज है, मुझे कल तक दे दो आप। थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, बट हो जाएगा जैसे हमने अभी किया। थोड़े से एरर्स आ जाएंगे, थोड़ा सा देख लो, वैलिडेट करो हर चीज को। अगर ये इसका रेफरेंस चाहिए तो मैं डाउनलोड करके आपको दे दूंगा ये नोटबुक। हाँ सर, वो शेयर कर हाँ दीजिए। सर, ये दे दो, बहुत सही लग रही है। परसेंट। हाँ हाँ,
और क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, ये शायद गिटहब पे भी है मेरे। एक सेकंड, ठीक है, शायद नहीं होंगे, हम क्रिएट करेंगे एक रेपो उसके लिए। क्रॉप क्लासिफिकेशन, सर वो क्रॉप का डेटा कैगल पर मिलेगा क्या? क्रॉप का तो मिल जाएगा, बट क्रॉप के ऊपर नहीं करना है आपको काम। हाँ मिल जाएगा, अगर नहीं है तो देखो। रेफरेंस के लिए अच्छा चाहिए किया यार बाकी। आपने। हाँ हाँ, मैं भेज रहा हूँ, देखो ये भी डेटा ठीक है यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से सीधा आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इंपोर्ट कर सकते हो। यस सर। सर हमको वो ऑस्ट्रेलियन डेटा सेट पे काम करना है, राइट? ऑस्ट्रेलियन का यही सर। आपको ऑस्ट्रेलियन डेटा सेट के ऊपर काम करना है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हर एक स्टेप वैलिडेट करो, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा स्टेप करना है, देखो आपके हिसाब से। कैसे वन हॉट एनकोडिंग करनी है उसका या डेटा लेबल सेट एनकोडिंग। मैं तो लेबल एनकोडिंग प्रेफर करूंगा, सब लेबल एनकोडिंग में कन्वर्ट कर दो उसको। कोई कुछ वन हॉट एनकोडिंग यूज मत करो, जो नोटबुक में किया है वो यूज नहीं करना है आपको। वो टेक्निक, सिंपल टेक्निक यूज करो, सिंपल सॉल्यूशन लेके आओ। यस सर। सर उसका हाँ डेटा सेट कोई मतलब दिया है ना आपने इसमें? मिल जाएगा, वैसे इफ मिल सम जाएगा। इफ somebody has they can just forward it ना, म्हणजे लिंक वगैरह कुछ रहेगा तो भेज सकते हैं तो। श्योर श्योर श्योर। ओके ओके। वो कैगल पर है सर। हाँ है ना, है। अगर आप देखोगे रेन इन ऑस्ट्रेलिया, हाँ सिमिलर डेटा सेट है जो आपने रेफर किया है, और वो ये देगा दूसरा वेरिएबल थोड़ा थोड़ा चेंज है दूसरे में, ये सेम है। हाँ कौन सा भी यूज करो। रेन टुमारो सिर्फ क्लासिफिकेशन का टास्क होना चाहिए हो। रेन इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन डेटा सेट डाउनलोड कर दो यहाँ से, देखो कितने रिकॉर्ड्स टोटल यहाँ पे आ रहा है, क्या नंबर 1,42,000 कुछ में है। और प्रेडिक्ट हमारे जो टारगेट वेरिएबल है उसमें भी कुछ नल वैल्यू है, उसको अलग रख के जो है उसके ऊपर ट्रेनिंग करके फिर जो नहीं है उनके ऊपर एक करना है शायद, ऐसा टास्क। उसमें पहले से ही आपको 2 डेटा सेट अलग अलग करने पड़ेंगे। एक नाम दो डीएफ, नॉर्मल डीएफ, और दूसरा नाम दो इन्फरेंस डीएफ। तो इन्फरेंस डीएफ को आपको बाजू में ही रखना है, क्योंकि उसमें वाई वेरिएबल ही नहीं है, ट्रेनिंग दे नहीं पाओगे आप, राइट। और जो आपको फिर नॉर्मल डीएफ मिला है उसको नॉर्मली प्रोसेस करते जाओ आगे। और उसके लिए अलग फंक्शन बनाना है, अलग फंक्शन बनाओ, ट्रेनिंग टेस्टिंग डीएफ बोल के, और ट्रेनिंग इन्फरेंस डीएफ, गेट द ट्रेनिंग इन्फरेंस डेटा, ट्रेनिंग एंड इन्फरेंस डेटा बोल के आपको एक ही डीएफ पास करना है या फिर डेटा पास करना है। और डेटा पास करने के बाद आप जहाँ पे नॉट ना है वो एज अ ट्रेनिंग के लिए जाएगा डेटा। जहाँ पे नॉट ना है, सॉरी, इन्फ्रेंस के लिए जाएगा डेटा। आप देखो करो, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे साथ कनेक्ट करो और उसको इम्प्लीमेंट कर दो आज के आज ही, ताकि कल मैं आपका रिव्यू कर सकूं नोटबुक। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इवन चैट जीपीटी को पूछो,
थोड़ा सा उसकी हेल्प ले लो, वो हो जाएगा आराम से। बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीज़ों को। वन हॉट एनकोडिंग यूज़ करके नॉर्मल अपना लेबल एनकोडिंग यूज़ करो ताकि कॉलम के नंबर सेम रहे, और आउटलायर्स वगैरह तो डिटेक्ट करना, वो फाइंड आउट करना डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड है कि नहीं है, वो तो सब आप कर पाओगे। बाकी तो कुछ खास बदल है नहीं उसमें, बट वैलिडेट करो हर चीज़ को। यस सर। चलो, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह? वो स्टैटिस्टिक का एक बार बता दें तो समझ जाता, उसका नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्या करना है। रोहित, प्रकाश, अजय, सब क्लियर है राइट आज? यस सर। सर इसमें व्हाट आई सही है। वाज रिक्वेस्टिंग कि मुझे थोड़ा सा हेल्प लगेगा, तो कैन आई कोऑर्डिनेट विद समबडी सो दैट हाँ, करो ना, करो। I'll करो। coordinate with Vivekanand or विवेकानंद anybody who is है, interested. अजय है, राइट? ठीक है, ठीक है। इवन वेद है। देखो, आप किसी के साथ भी कोऑर्डिनेट करो और सॉर्ट आउट करो उन चीजों को, बट जल्दी से जल्दी। आज करता हूँ मैं उस पे हाँ, काम। हाँ। सबको अगर कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो मेरे साथ कनेक्ट करो, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा वो चीज। वैसे खास डिफिकल्ट है नहीं, राइट? आपने क्यों नहीं किया पता नहीं लगा मुझे 3 दिन से। एक ने तो किया होता एटलीस्ट, सर विवेकानंद ने किया होता एटलीस्ट, सर मोनिका इसमें ने किया होता। सर इसमें आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, पहले तो डेटा सेट इंपोर्ट करना है, उस पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है, एंड देन स्प्लिट करना है और यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं, इतना ही है ना सर? हाँ, जो अभी किया है उतना ही है। और वैसे ईडीए का कोड, ईडीए के फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी ईडीए के स्टेप्स है जो हम आपने लिए है, वो हमने अभी देखा। हमने इम्प्लीमेंट किया क्या वो चीज? नहीं, वो ईडीए ठीक सिर्फ है। हमारे लिए होता है, इंटरनल डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए हम जनरली ईडीए करते हैं, एजम्पशन चेक करने के लिए। तो इसमें बट सिर्फ वी नीड टू डू द यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, और उसका एक्यूरेसी निकालना है, बराबर सर? प्री प्रोसेसिंग भी, विदाउट प्री प्रोसेसिंग नहीं कर पाओगे ना। प्रोसेस डेटा, क्लीन डेटा चाहिए ना आपको। करेक्ट। प्री हाँ, प्रोसेसिंग करके क्लीन करके देन वी नीड टू डिफाइन द फंक्शंस। हाँ, बस बस। ओके। नहीं नहीं, मतलब डिफाइन फंक्शंस, फंक्शंस तो डिफाइन करने ही करने हैं सब चीज के लिए, बट आपको स्टेप्स क्या क्या लेनी है। तो पहली तो डेटा क्लीन करना है आपको। डेटा क्लीनिंग के लिए एक फंक्शन बनाओ, फिर डेटा स्प्लिटिंग के लिए दूसरा फंक्शन बनाओ, मॉडल ट्रेनिंग के लिए तीसरा तीसरा फंक्शन बनाओ, फंक्शन। मॉडल इवैल्यूएशन के लिए 14 बनाओ, नहीं तो फिर उसी में इंटीग्रेट कर दो मॉडल ट्रेनिंग के लिए, ओके सर। जैसा भी आप चाहो। जैसे आपने वो चारों वेरिएबल लिए थे तो वो इंटीग्रेटेड फंक्शन था, राइट? अगर दोनों ये अलग सब अलग करना है तो ट्रेनिंग के लिए अलग होगा और टेस्टिंग के लिए अलग होगा। राइट, राइट। ओके ओके। मैंने सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन और सिंपल सॉल्यूशन बताया है आपको, बस आपको थोड़ा सा करना चाहोगे तो प्रॉपर वे में कर दो, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन तैयार होगा उससे। जब आप ये अलग अलग सब चीजें अलग, और वैसे भी हम मॉड्यूलराइज्ड वे में कोड लिखते हैं, तो मॉड्यूलराइज्ड वे में कोड लिखना यानी हर स्टेप को अलग अलग करना। हमने कुछ स्टेप्स यहाँ पे एक ही डिफाइन किए हैं, जैसे मॉडल ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन का अलग अलग होना चाहिए फंक्शन, हर चीज का अलग अलग होना चाहिए फंक्शन, उसको कहते हैं मॉड्यूलराइज्ड फंक्शन क्रिएट करना, मॉड्यूलर वे में कोड करना, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है वो। तो ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस होने चाहिए आपके इसमें, डेटा प्रोसेसिंग के लिए अलग, इवैल्यूएशन भी करना है तो ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन अलग, टेस्टिंग का इवैल्यूएशन अलग। आज शाम को करके दूंगा सर आपको। हाँ, हाँ, चलेगा, जितना जल्दी हो सके उतना करो, क्योंकि मैं बोलता हूँ एक दिन तो आप 2 दिन लेते हो, 3 दिन लेते हो, बट आइडियली ये एक ही दिन का काम है। अगर अभी बैठोगे तो 1-2 घंटे बैठोगे,
शाम को 2-3 घंटे बैठोगे तो हो जाना चाहिए आइडियली। उतनी स्पीड तो आपको आपने पकड़नी चाहिए। अगर नहीं भी हो पाता है तो कल एटलीस्ट कल तक करो। बट वो अगर एक बार ये आ गया आपको तो सब फिर बाद में तो वही करना है, वही चीज रिपीट करनी है। सिर्फ मॉडल्स के नाम चेंज हो जाएंगे, बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन सेम ही रहेगा। चलो फिर कल मिलते हैं फिर से हम सुबह 10 बजे। और हाँ, ठीक है, वो तो कल ही देखेंगे। मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं ना, वो सिखाना था आपको। हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, कल ही देखते हैं वो भी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।